नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अकल्पनीय जीत, अप्रत्याशित हार की। छत्तीसगढ़ के अप्रत्याशित नतीजे और प्रदेश में भाजपा की अकल्पनीय जीत के बाद अब चुनावी परिणामों का विश्लेषण हो रहा है। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना का जो चक्रवात चला वो छत्तीसगढ़ में मोदी मैजिक के साथ मिलकर भाजपा पर भाजपा के वोट के रूप में बरस गया, जिसकी बाढ़ में कांग्रेस की सरकार बह गई। मध्य प्रदेश की लाडली बहना की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में महतारी वंदन योजना की घोषणा की थी। इसका पहला चरण में असर जो है साफ नजर आने लगा था, इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले चरण के बाद आनन फानन में महिलाओं को 15,000 रुपए सालाना देने की घोषणा कर दी। लेकिन जब तक भूपेश बघेल का संदेश महिलाओं के पास पहुंचता, उसके पहले जो है खेल खत्म हो चुका था। छत्तीसगढ़ में मोदी मैजिक चल चुका था। इस बदलाव को मीडिया भी भांपने में नाकामयाब रही। एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी की गई, पर वो भविष्यवाणी गलत साबित हुई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की कर्ज माफी नहीं चली। धान का मूल्य भाजपा की अपेक्षा 100 रुपए ज्यादा देने का वादा भी मतदाताओं को लुभाने में काम नहीं आया। इसका नतीजा ये निकला कि 2018 में 68 सीट जीतने वाली कांग्रेस इस बार 35 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। एंटी इनकम्बेंसी इस कदर थी कि भूपेश सरकार के 9 मंत्री हार गए, जिसमें उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का भी नाम शामिल है। बड़ी बात है ये। भाजपा के हिंदुत्व का कार्ड भी भरपूर चला और मंत्री रविंद्र चौबे को एक मामूली से भाजपा कार्यकर्ता ईश्वर साहू ने हरा दिया। ईश्वर साहू के पुत्र की सांप्रदायिक हिंसा में हत्या कर दी गई थी। गृह मंत्री अमित शाह ने इस हत्याकांड को भरपूर भुनाया और इसका असर मंत्री मोहम्मद अकबर की सीट पर भी दिखाई दिया, जो चुनाव में हार गए। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने बहुत पहले प्रत्याशियों की घोषणा करके नए चेहरों को मैदान में उतारा और जातिगत समीकरण जैसे कई नए प्रयोग करके जो है इस बार गेम खेला। उधर कांग्रेस अति आत्मविश्वास के कारण अपने ही समीकरणों में उलझ कर रह गई। राहुल की जाति जनगणना ओबीसी की राजनीति काम नहीं आई। भूपेश बघेल को लगा कि सरकार वापस लौट रही है। उन्होंने अपने जीते हुए प्रत्याशियों को बैंगलोर एयरलिफ्ट करने की तैयारी भी कर ली थी, लेकिन सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं के शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार है जो, और बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो भी वरिष्ठ पत्रकार है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। के शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। जी शर्मा जी, जिस प्रकार से कल हमने परिणाम देखे, वाकई चौंकाने वाले। जहां एक और कांग्रेस अपनी जीत के दावे कर रही थी, मंत्रियों को एयरलिफ्ट कराने के लिए जो है हेलीकॉप्टर भी यहाँ मंगा लिए गए थे। पूरी कॉन्फिडेंट मोड में थी कांग्रेस की बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, लेकिन जिस प्रकार से नतीजे सामने आए उसने पूरी पिक्चर ही पलट कर रख दी। क्या लगता है आपको, कहाँ कमी रह गई कांग्रेस में? देखिए, बहुत सारे महिला का विषय आप बता ही रहे हैं। महतारी वंदन योजना 12,000 रुपए वार्षिक वित्तीय सहायता देने की जो बात थी, महिलाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा रही है, क्योंकि विधानसभा क्षेत्रों में देखें तो महिलाओं ने बढ़ चढ़ के मतदान किया। इसके साथ ही टोटल मतदाताओं की संख्या भी देखें तो छत्तीसगढ़ में पुरुषों से अधिक रही। तो ये महिलाओं में एक जागरूकता की भी बात है और राजनीतिक दलों ने महिला मतदाताओं के महत्व को समझा है। महंगाई भी एक बड़ा कारण रहा, जिसके चलते हुए गैस सिलेंडर की बात आई। भाजपा ने गरीब परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कही है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए 5 लाख रुपए तक ऋण न्यूनतम ब्याज दर पर देने की बात, समूहों को शासकीय अधिग्रहण को प्राथमिकता दी जाएगी, ये बात ठीक है। नमो पोषण योजना लेके आ रहे हैं। कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों को मध्याह्न भोजन में सुबह के समय नाश्ता भी दिया जाएगा। भूमि रजिस्ट्रेशन महिलाओं के नाम पर यदि होता है तो 50% कम कर देंगे। इसलिए याद दिला रहा हूँ कि सरकार बनने के साथ ये सब चीज इनको करना है, क्योंकि जो वादे किए हैं, वादा खिलाफी का आरोप लगातार भाजपा लगाती रही है, तो ये वादा पूरा करना। 25 तारीख को ही इनका अपना पहला वादा निभाने का है, जिसमें उनको जो 300 रुपए बोनस 8 साल पहले नहीं दिए थे, वो बोनस की राशि जो है लगभग 16 लाख किसानों को के खाते में जमा होना है। ये एक बड़ी बात है यहाँ से। इसके साथ ही जब महिलाओं के साथ किसानों की बात आती है तो छत्तीसगढ़ में महिला, किसान, आदिवासी, ये 3 बड़े ग्रुप कहे जा सकते हैं। इसके साथ ही युवाओं को साधने की भी कोशिश की गई है। रोजगार के तमाम वादे किए गए हैं, लेकिन जो किसानों पे महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि कांग्रेस को जो सत्ता में बैठाने में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों को जो राशि दी गई, मतलब समर्थन मूल्य से अतिरिक्त राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से भी इनपुट सब्सिडी इनको दी गई, जिसके चलते हुए
ये किसानों छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे उत्पादन भी बढ़ा है धान का, किसानों की संख्या भी बढ़ी है और रकबा भी बढ़ा है। तो जी छत्तीसगढ़ में धान के फसल लेने वाले किसान काफी खुश है। इस दिशा में भाजपा ने 2000 जी इस बार 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ जो धान खरीदी का वादा जो भाजपा ने किया है, तो मुझे लगता है कि भाजपा के मतदाता और कार्यकर्ता, जिसको भूपेश बघेल कहते थे कि वो भी हमको वोट देंगे धान के जो किसान है, लेकिन इस बार भाजपा के मतदाता और कार्यकर्ता मुझे लगता है कि भाजपा की ओर लौट गए हैं, जिसके चलते हुए 46.2% मतदान पर भाजपा पर विश्वास व्यक्त करते हैं। जी बिल्कुल शर्मा जी, यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि किसानों ने और महिलाओं ने यहाँ पर जो है वोटिंग के दौरान दिखा दिया कि उनकी नाराज़गी जो थी अपने वोट के ज़रिए से उन्होंने जो है यहाँ पर पेश की है। और अगर मैं बात करना चाहूँ, देखिए कहा ऐसा जा रहा था बीजेपी को लेकर, जो एग्जिट पोल भी आए और जो बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञों का भी ये कहना था कि कहीं ना कहीं भाजपा उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं नज़र आई चुनावी प्रचार में, और चेहरे को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा असमंजस की स्थिति थी। तो ऐसे में इतनी प्रचंड जीत का श्रेय किसे जाता है? हम किसे क्या कहेंगे, क्रेडिट किसे देना चाहेंगे बीजेपी की जीत का? नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, नरेंद्र मोदी का चेहरा जी ये बड़ा एक कारण है। मोदी फैक्टर जो रहा है, ये मान के चलिए जो राष्ट्रीय स्तर पर जो चल रहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, ये जो बात चल रही है, अब एक चेहरे की भी बात आ रही है। तो क्या वो चेहरा और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी जीता जा सकता है, जिसमें भाजपा को सफलता मिली है। तो आने वाले समय में देश में एक चुनाव के बाद, मतलब पूरे देश में एक साथ विधानसभा चुनाव हो, जब लोकसभा चुनाव भी साथ में हो, ये इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक प्रयोग था जिसमें सफलता मिली है। जी बिल्कुल शर्मा जी, अगर नरेंद्र मोदी के अलावा अगर हम बात करें गृह मंत्री अमित शाह की, काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नजर आए चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान, और कई सारी सभाएं उन्होंने ली, मीटिंग्स ली कार्यकर्ताओं के साथ, गुपचुप तरीके से जो है वो छत्तीसगढ़ आते थे और जो है रणनीति तैयार करते थे। ओम माथुर की बात करें, मनसुख मंडाविया की बात करें, तो क्या लगता है आपको इनकी क्या भूमिका रही इस बार? निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ में ध्यान दिया है, उसका एक बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी बूथ प्रभारी से नीचे पन्ना प्रभारी भी बनाए गए, 50-60 मतदाताओं के बीच में एक एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी गई। देखिए ओम माथुर के पहले पुरंदेश्वरी जी भी थी, तो बस्तर में लगातार उनका कार्यक्रम हो रहा था, लगातार वे वहाँ पे ध्यान केंद्रित कर रहे थे। नारायणपुर में जब धर्मांतरण को लेकर एक विवाद पैदा होता है, धर्मांतरित आदिवासियों को अंतिम संस्कार के लिए जमीन को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित होती है, तो ये तमाम विषय को लेकर के भाजपा ने गंभीरता से उठाया। उसके साथ ही जो कवर्धा की बात कर रहे हैं, कवर्धा में एक झंडा लगाने को लेकर के, मतलब हिंदुत्व के झंडे को फेंकने को लेकर जो विवाद हुआ है, वहाँ पे कर्फ्यू लगने की स्थिति बनी। मोहम्मद अकबर जो वहाँ पे 59,000 मतों से जीते थे, उन्हें आज हार का मुंह देखना पड़ा। उसी तरह से आप रविंद्र चौबे का नाम ले रही थी, तो कद्दावर मंत्री है जो परिवार से भी हैं, लगातार वहां पे नेतृत्व साझा में करते रहे हैं, वहां से उनकी हार होना और एक मजबूत परिवार से जिसके पुत्र की भुवनेश्वर की हत्या हुई, ईश्वर साहू की जीत, एक बड़ा संदेश है। ध्रुवीकरण में भी भाजपा जो अपनी नीति में सफलता प्राप्त की है, और वरिष्ठ नेताओं को जिस तरह चुनाव मैदान में उतारा गया, 4 सांसदों की बात करें या पूर्व केंद्रीय मंत्री की बात करें विष्णुदेव साय, रमन सिंह, या इधर विक्रम हुसैन जी की बात करें, तमाम नेताओं को जिस तरह से चुनाव मैदान में उतारा गया, इसका भी परिणाम भाजपा को सकारात्मक रूप से मिला है। जी शर्मा जी, काफ़ी अच्छे से आप जानते हैं छत्तीसगढ़ की नब्ज को, और काफ़ी सालों से जो है आप छत्तीसगढ़ कवर कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर आप 3 वजह ऐसी बता पाए, 3 ऐसी कौन सी वजह होगी जिसके चलते जो है बीजेपी इतनी अच्छी सीटों पर जीती है और कांग्रेस जो इतनी बुरी तरीके से हारी है? अगर आप इसे थोड़ा सा एनालाइज करके बताएं, 3 प्रमुख कारण अगर हम जानना चाहें। सबसे बड़ा है छत्तीसगढ़ के मतदाता जो है मुद्दों के आधार पर मतदान करती है। जन घोषणा पत्र के चलते हुए पिछले समय भाजपा के 3 बार की सरकार को खारिज करते हुए भूपेश बघेल सरकार जो आई, उसमें जन घोषणा पत्र की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसमें शराबबंदी महिलाओं के लिए जो वादा किया गया है, या किसानों को 2500 रुपए धान का मूल्य प्रति क्विंटल देने की जो बात की गई, ये एक था मुद्दों को लेकर के। दूसरा है संगठन क्षमता की बात होती है, तो भाजपा में संगठन के, जैसे मैंने बताया कि पन्ना प्रभारी होना और ओम माथुर जैसे का जो उत्तर प्रदेश में जो भाजपा का स्टैंड है उसमें उनकी भूमिका होना, छत्तीसगढ़ आते ही एक अलग ही ढंग से आना है कि वो जहाँ जाते हैं वो बाजी पलट देते हैं, एक वो उनकी छवि रही है, ये एक बड़ा कारण भी है। इसके साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ में
सभी नेताओं को 16 कोर ग्रुप के सदस्य होते हैं, सभी को एकजुट करना आसान नहीं था, लेकिन इनको सामूहिक नेतृत्व की ओर करना बिना सीएम चेहरे के प्रोजेक्ट करो, तो ये भाजपा की संगठन क्षमता। दूसरी ओर कांग्रेस में देखें तो सत्ता में होने के कारण भूपेश बघेल केंद्रित हो गया था। जो अध्यक्ष थे मोहन मरकाम के साथ कुछ विवाद की बातें लगातार रहती रही, महामंत्री की नियुक्ति को लेकर तमाम बातें, बाद में उनको हटा के आखिरी समय में सांसद दीपक बैस को लाया गया। तो ये जो रहा तो सत्ता केंद्रित भूपेश बघेल सेंट्रलाइज हो गए थे। मुझे लगता है कि सत्ता को भी और संगठन को भी देखने के लिए अकेले ही पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे थे, लोगों से भेंट मुलाकात का उनका कार्यक्रम चलता रहा और तमाम प्रकार की जो योजनाएं संचालित करना, जनता के लिए लोकप्रियता। तो मुझे लगता है अन्य लोगों को सामूहिक नेतृत्व उलझन में टी.एस. बाबा या अन्य मंत्रियों का छत्तीसगढ़ में चुनाव में दौरा होना, प्रचार प्रसार करना, जिला मुख्यालय में जाना, इस प्रकार के जो प्रभारी मंत्री हैं उनकी अपने प्रभार क्षेत्र में उतनी सक्रियता न होना, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में न होना, जिसके चलते 9 मंत्रियों का हारना भी एक बड़ा कारण हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल शर्मा जी। इसके साथ ही महिलाओं के मुद्दों को लेकर के जो लगातार आ गया है कि 1500 रुपए 12,000 रुपए जो भाजपा लेके आई महंगाई बंधन योजना, ये पहले चरण में भाजपा के पास थी, कांग्रेस के पास इसका कोई तोड़ नहीं था। इसके चलते हुए 20 सीटों में से 11 पर भाजपा की जीत हुई है, जो कि सब के सब 20 में से एकमात्र रमन सिंह राजनांदगांव से भाजपा के विधायक थे। अब वहां संख्या 11 हो जाती है। इसका तात्पर्य है कि ये मुद्दा कहीं न कहीं चला है और आदिवासियों के बीच में जो बातें गई थी, जो 64 प्रकार से वनोपज खरीदी को लेकर के, घोटुल को लेकर के, देवगुड़ी को लेकर के, स्कूल खोलने की तमाम प्रकार की बातें जो कांग्रेस कह रही थी, कहीं पे दरकिनार करते हुए जो 6,000 रुपए जो तेंदु पत्ता तुड़ाई का है उनको बोनस देने की बात है, तमाम प्रकार के जो घोषणा पत्र भी आप देखेंगे तो एक विस्तृत घोषणा पत्र, संकल्प पत्र मोदी के नाम की गारंटी के नाम से ये भाजपा ने जारी किया है, जो लगभग आप देखेंगे 47-48 पृष्ठों का है। तो ये इसका अलग असर रहा। और महिला किसान हो गए, महिला हो गए, मुद्दों के आधारित हो गए, दूसरा संगठन की ओर लगे, तीसरा जो है कांग्रेस की अपनी कमियां, वादा खिलाफी की जो बात करते रही, भ्रष्टाचार का जो मुद्दा लगातार ईडी यहाँ पे सक्रियता रही, तो कहीं न कहीं कांग्रेस के नेता या मुख्यमंत्री उसी पर जवाब देते रह गए और उनका जो बाकी चुनाव प्रचार का काम या अपने योजनाओं का प्रचार प्रसार कहीं न कहीं प्रभावित हुआ होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ मॉडल और नरवा गुरुआ बाड़ी के माध्यम से जो छत्तीसगढ़ मॉडल एक तैयार किया गया था, जैविक खेती को लेकर, ग्राम स्वराज को लेकर के, ग्राम में ही आत्मनिर्भरता को लेकर, स्वराज के अवसर उपलब्ध कराने को लेकर, तमाम जो उनकी योजनाएं थे उसका प्रचार मुझे कहीं नहीं पहुंच पाया। और भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है एक बड़े पैमाने पर जिस तरह से अधिकारियों को जेल जाना पड़ा, अभी भी जेल है, इस प्रकार से जो विषय आते गए, ये तमाम विषय कांग्रेस कहीं न कहीं ये भ्रष्टाचार के विषय में गिरते रहे, लोगों को कहीं अलग कुछ न हुआ हो, लेकिन कांग्रेस इसका जवाब देने में रह गई और अपना प्रचार प्रसार में कहीं कहीं पीछे रह गई। एक बड़ा कारण ये भी है भ्रष्टाचार भी, महंगाई, भ्रष्टाचार, तमाम जो देश के विषय वो भी है। और मोदी का चेहरा एक बड़ा कारण है, जिसके मोदी के सामने भूपेश बघेल के चेहरे की यदि बात करेंगे तो स्थानीय छत्तीसगढ़ियावाद के माध्यम से उन्होंने एक स्वाभिमान को जगाने का प्रयास किया यहाँ के लोगों का। लेकिन मोदी जो 30% की बात की, बिल्कुल बिल्कुल भूपेश का, ये इस बार शर्मा जी मोदी वर्सेस भूपेश बघेल का हमें मुकाबला देखने को मिला और जिस प्रकार से हमने चुनावी रैलियों में भी उनके संबोधन सुने थे, वाकई जो है काफ़ी कड़ा मुकाबला था और काफ़ी दिलचस्प था परिणाम जानना, और परिणाम ने वाकई सबको चौंका दिया है। बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। बाबूलाल जी, जिस प्रकार से शर्मा जी भी जिक्र कर रहे थे कि इस बार जो है मोदी वर्सेस भूपेश की लड़ाई हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिली और जिस प्रकार से परिणाम सामने आए, कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, क्या लगता है आपको कांग्रेस की इस हार की जिम्मेदारी किसे लेनी चाहिए? देखिए, जिम्मेदारी तो सामूहिक होती है, किसी एक व्यक्ति की होती नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की जीत हो, चाहे वो कांग्रेस की हार हो। लेकिन एक बड़ा फैक्टर जरूर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, जो मोदी की गारंटी पर लोगों ने विश्वास किया। मोदी की गारंटी शब्द जो है वो जादू कर गया। दूसरी चीज ये है कि महतारी वंदन योजना एक ऐसी योजना साबित हुई, जो लाडली बहन योजना जो आपने देखी होगी मध्य प्रदेश में जैसे जादू किया उसने, उसी की प्रेरणा से शायद ये महतारी वंदन योजना लेकर के जो है यहाँ की महिलाओं को 1,000 रुपए महीना दिए जाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की। ये जादू का काम करती है और निश्चित रूप से जो है ये योजना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है धान के लिए खरीदी के लिए तो दोनों ने बराबर बात की। 1,000 रुपए का 1,100 रुपए का प्लस पॉइंट जो है वो भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है और एक साथ एक मुश्त पैसा देने की बात
प्लस पॉइंट में जुड़ा हुआ है, वो भी प्रभाव डालता है। और आवास योजना के बारे में जो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास, घर घर निर्मल जल अभियान, ये सारी चीजें जो है लोगों को आकर्षित कर गई। और सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूं, जो मैं व्यक्तिगत रूप से भी मैंने अध्ययन किया इस बात में, कि जो 4 शीर्ष नेता है कांग्रेस के, उन शीर्ष नेताओं के बीच में आत्मबल, आत्मविश्वास, आपस में अविश्वास होना, आंतरिक वैमनस्यता की स्थिति और मुख्यमंत्री के सख्त रुख जो है उनके प्रति, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बना है। निश्चित रूप से जो है टीएस बाबा ने बीच बीच में कभी कभी जो जो बयान दिया है, उसका भी एक विरोधाभासी प्रसंग जो है जनता के बीच चला है कि जब ये सामूहिक दिखते जरूर है, लेकिन किसी मंच पे खड़े हो जाने से कोई एक मन का नहीं हो जाता, दिल नहीं मिलते, और सब अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं। ये लोग एक नहीं है, ये हमारा भला नहीं कर सकते। एक अकेला भूपेश बघेल एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये सोच जो है जनता के बीच में पनपी, और उस सोच ने जो है उसको डाइवर्ट किया, विकल्प खोजने का प्रयास किया उसने। तो विकल्प में जो है मोदी के गारंटी ने जो है जादू का काम किया है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं इसके अंदर में जो आकर्षित करती है। हालांकि दोनों की योजनाएं देखेंगे लगभग लगभग समान है। कर्जा माफी एक प्लस पॉइंट जरूर है कांग्रेस के पास में, तो उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी जो है सारी चीजों को नकार करके जनता ने जो है सारे नुकसान को भोगते हुए कांग्रेस ने जो कुछ भी कहा था उसको छोड़ते हुए और मोदी की गारंटी पर विश्वास किया। अब देखिए सत्ता इनके हाथ आई है, अब किस तरीके से ये गुटबाजी की आपने बात कही कि गुटबाजी जो कहा जाता था, जिस प्रकार के क्यास लगाए जाते थे, आखिरी में वो हमें देखने को भी मिली। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अब क्योंकि शुरू से ये कहा जा रहा था कि भाजपा के पास चेहरा नहीं है, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं भी हुई इस बात में। अब क्या लगता है सीएम फेस की दौड़ में कौन आगे रहेगा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आने वाले समय में क्या हो सकता है, क्या फ्यूचर रहेगा उनका, उन्हें किस पद से नवाजा जा सकता है? मैंने गुटबाजी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व जो 4 हैं, ताम्रध्वज साहू, मैं, भूपेश बघेल और टीएस बाबा, इनमें सामंजस्य नहीं थी। इंटरनल जो है वैमनस्यता की स्थिति थी, आपस में एक दूसरे को जो है टॉन्टिंग वे में बात करते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये बहुत असर डालती है जनता के ऊपर में कि भाई सारे नेता एक नहीं है तो हमारा भला कैसे होगा। ये सारी चीजें जो है काम करती है। दूसरी चीज जो आपने कही कि अब सरकार बन गई तो मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री के लिए चेहरा देखिए, आप ध्यान दीजिए कि जब पुरंदेश्वरी थी तो रमन सिंह को एक किनारे करके काम कर रही थी वो, और जैसे ही ओम माथुर आए तो उन्होंने महसूस किया, उन्होंने अध्ययन किया प्रदेश का, उनको महसूस हुआ कि रमन सिंह का चेहरा अगर नहीं सामने करेंगे तो दिक्कत होगी, परेशानी होगी, क्योंकि एकमात्र चेहरा है रमन सिंह भारतीय जनता पार्टी में जिसको पूरा प्रदेश जानता है, प्रदेश के बाहर के लोग भी जानते हैं। अगर उसको आप किनारे कर देंगे तो लोग उसकी छवि खोजेंगे और उसमें कमी महसूस करेंगे। इसलिए जो है आप देखेंगे ओम माथुर ने जो है रमन सिंह को साथ लिया, हर मंचों पे बैठाया, हर विशेष जगहों पे बैठाया, मोदी जी के बगल में बैठाया और ये साबित करने का प्रयास किया जनता के बीच में कि हमारे लिए रमन सिंह भी आज एक महत्वपूर्ण चेहरा आज भी है। भले ही उनका चेहरा सामने मुख्यमंत्री के रूप में नहीं किया गया हो, लेकिन लोगों के सामने इस रूप में प्रदर्शित किया गया कि महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो निश्चित रूप से आज दावेदारी भी जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उन्हीं की बनती है। और हो सकता है अगर उनको न बनाना हो, किसी कारणवश उन्होंने तय किया होगा कि रमन सिंह को कहीं और ले जाना हो, तो उसी से पूछा जाएगा कि आप कोई चेहरा बताइए जिसको हम मुख्यमंत्री बनाए, वो आपका अपना हो। तो हो सकता है ओपी चौधरी का नाम सामने आ जाए, क्योंकि ओपी चौधरी रमन सिंह के समर्थक हैं, उनके साथ उनके समर्थन में ही वो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए थे, उनके प्रभाव में आकर के। तो इसलिए जो है ये कयास भी लगाए जा सकते हैं कि ओपी चौधरी प्रशासनिक अनुभव है उनको, जीवन में आईएएस अफसर रहे हैं, उनकी जानकारी में है सारी चीजें कि प्रशासन कैसे चलाया जाता है, तो उनका नाम भी सामने आ सकता है। बिल्कुल। और अमित शाह ने भी अपने भाषण के दौरान जो है बात कही थी इनडायरेक्ट वे में कि बड़ा आदमी बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसे भी उस बात से जोड़ा जा सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को क्या हम आने वाले समय में नेता प्रतिपक्ष के रूप में देख सकते हैं? देखिए, ये तो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको वो नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे। एक मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष बनना चाहेगा कि नहीं चाहेगा। आप देखे होंगे कि रमन सिंह ने नेता प्रतिपक्ष बनना उचित नहीं समझा और वो नेता प्रतिपक्ष के बगल में बैठना ज्यादा पसंद किया। आपको ध्यान होगा पिछली विधानसभा में। तो उस तरह से जो है भूपेश बघेल भी इस सोच से किसी और का नाम सामने कर सकते हैं, कोई और नेता प्रतिपक्ष बन सकता है। और बनने के लिए योग्यता बहुत से लोगों की है, जो चुन करके आ रहे हैं उसमें बहुत से लोग योग्य हैं। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि
कौन सा चेहरा अब किस पद पे जाता है। के शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, छत्तीसगढ़ में 9 ऐसे चेहरे जिनकी हार की अपेक्षा शायद किसी ने नहीं की हो। टीएस सिंहदेव का नाम आता है, ताम्रध्वज साहू, दीपक बैज, बड़े बड़े चेहरों की हार। क्या लगता है आपको, क्या कारण रहा इनके पीछे? देखिए, मंत्रियों के हार का कारण जब मैं शुरुआत किया था उसी में था, ये प्रभार जिलों में कितना ध्यान दे पाए। अपने विधानसभा क्षेत्र में ही अपने हार करना मंत्रियों का ही बड़ा कारण देखने को मिलता है कि अपनी लोकप्रियता या विकास कहीं न कहीं किनारे लग गया था। दूसरी चीज है, जितने भी मंत्री थे आप देखोगे उनके विभाग के भी लोकार्पण, भूमि पूजन, जितने कार्यक्रम होते थे सीएम हाउस से ही अधिकांश कार्यक्रम बटन दबा से होते थे, क्योंकि कोरोना काल चला 2-3 साल की जो बात रही। तो ये एक बार बात आती है कि ये अपने क्षेत्र में उस ढंग से काम नहीं कर पाए। ये एक है। दूसरा चीज ये है कि जितने मंत्रियों के नाम आ रहे हैं कि इनकी कार्यशैली को लेकर के जो बात आ रही है कि मंत्री जो है कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं से दूरी बनती जा रही है, कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं हो पा रहे, खुश नहीं हो पा रहे थे, ये भी एक बड़ा कारण है। और लेकिन जहाँ तक करें ओवरऑल की बात करें तो जो एक नाव पे सवार रहते मंत्रिमंडल के सदस्य, तो इसमें जैसे एक बात आ रही थी टीएस सिंहदेव की, तो पंचायत विभाग से इस्तीफा देना, 2.5 साल का विवाद पैदा करना है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के नेताओं के बजाय हाईकमान का ये जिम्मेदारी लेना चाहिए कि 2.5 साल का विवाद ही पैदा क्यों हुआ जब सरकार थी। तो अब वही हाल अभी बीजेपी में जैसे आ रहा है, जब पूर्ण बहुमत है, तो मुझे लगता है कि पिछड़े वर्ग या आदिवासी का कार्ड या आदिवासी महिला का कार्ड खेला जा सकता है, जो पूर्ण बहुमत के पीछे और सामूहिक नेतृत्व की बात है। और जहाँ तक रमन सिंह की बात करें तो 15 साल से मुख्यमंत्री रहे, तो जितने भी नाम आप ले रहे हैं, जितने भी नाम लेंगे, अरुण साहब को अध्यक्ष बनाना, आप देखोगे रमन सिंह 2003 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से छोड़ के यहाँ अध्यक्ष आए थे और उनको फिर मंत्री की जिम्मेदारी दी थी प्रदेशाध्यक्ष। भूपेश बघेल प्रदेशाध्यक्ष मंत्री बने थे। अरुण साहब की भी स्थिति आप देखेंगे तो प्रदेशाध्यक्ष हैं और कठिन समय में एक कड़ी मेहनत की उन्होंने की है। और वरिष्ठ नेताओं के बीच रमन सिंह सहित अन्य ब्रिजमोहन अग्रवाल, प्रेमचंद पांडेय, जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, विष्णुदेव साय, इस सबके बीच में सामंजस्य स्थापित करने का काम उन्होंने किया है। इसके साथ ही जैसे प्रशासनिक का आरोप लगता है, मुझे नहीं लगता कि ओपी चौधरी के लिए तो बड़ा मंत्रिमंडल पद मिल सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए नहीं लगता, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी में एक अलग ही कैटेगरी देखने मिलता है। जो रमन सिंह के ऊपर कार्यकाल पर आरोप लगता था कि अधिकारी हावी है, उस तरह से अधिकारी के कार्य करने की शैली अलग रहता है और जनप्रतिनिधि के कार्य करने की शैली तमाम प्रकार के विचार करेगी पार्टी की, उसको क्योंकि लोकसभा चुनाव के सामने है, उसको ध्यान में रखते हुए एक समीकरण, राजनीतिक समीकरण के चलते सीएम का तैयारी करेंगे। बिल्कुल। और अब कांग्रेस को इस पर जो है चर्चा भी करनी चाहिए और समझना चाहिए कि इतनी बुरी हार और क्या वजह इसके पीछे रह सकती है। अभी आने वाले समय में देखना खास होगा कि बीजेपी पे जिस प्रकार से जनता ने विश्वास जताया है, तो क्या बीजेपी जो है जनता की आशाओं पर खरी उतर पाती है या नहीं, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से परिणाम सामने आए, वाकई काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले। बीजेपी पर एक बार फिर से जनता ने विश्वास जताया है और अब देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी वाकई जनता की उम्मीदों पर खरी उतर पाती है नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से वादे यहां पर किए गए हैं पार्टी के द्वारा, घोषणा पत्र में भी हमने देखा किसानों के लिए, महिलाओं के लिए यहां पर जो वादे किए गए, क्या पार्टी उन वादों को समय पर पूरा कर पाती है नहीं, तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो है काफी ज्यादा सवाल यहां पर उठ रहे हैं। सीएम फेस को लेकर भी सबसे बड़ा संशय बना है, ये तो हमें आने वाले समय में पता चली जाएगा कि छत्तीसगढ़ का मुखिया कौन होगा। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।